चाची चाची, मुझे एक और रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। रोटी चाहिए तुझे? अभी देती हूँ तुझे रोटी। अर्जुन के रोटी मांगने पर रिधिमा उठती है और अर्जुन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। अर्जुन बेचारा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तू इस तरह रो क्यों रहा है? और तेरा गाल इतना लाल कैसे हो गया? मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने चाची से एक और रोटी मांगी, तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। क्या कहा? मैं अभी बात करती हूँ रिद्धिमा से। वो ऐसे कैसे तुझे थप्पड़ मार सकती है? सविता गुस्से में रिद्धिमा के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछने लगती है। रिद्धिमा, अगर तुम्हें मेरे बेटे को रोटी नहीं देनी थी तो मत देती, लेकिन उसे इस तरह थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत कि तुम दोनों माँ बेटे मेरे पति के टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम खुद तो अपने पति को खा गई और अब मेरे पति के पैसों पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह घटिया बात कहने की? उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर उनके साथ कमला भी वहां आ जाती है। तभी रिधिमा की बदतमीजी की वजह से सविता को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अभी बताती हूं तुझे। बस, बहुत हो गया। ये सब क्या चल रहा है? पूछिए इससे। मेरे अर्जुन ने इससे रोटी मांगी तो इसने उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया। ये मेरा और मेरे पति का घर है। मैं जो मर्जी चाहूंगी वो करूंगी। तुझे इस घर में रहना है तो रह, वरना अपने बेटे को लेकर निकल जा यहां से। अभी तक तो सिर्फ सविता बहू ने ही तुझे थप्पड़ मारा है। अगर तू चुप नहीं हुई तो मेरा हाथ भी तुझ पर उठने से रुकेगा नहीं। अच्छा बुढ़िया, तो अब तू भी मुझे तेवर दिखाएगी। अब तो इन दोनों के साथ साथ मैं तुझे भी घर से बाहर निकलवाऊंगी। बस आज एक बार करण जी को घर पर आने दे। तुम सबको अपने पैरों में गिरने को मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रिद्धिमा नहीं। करण के घर आते ही रिद्धिमा उसके सामने उन तीनों की बुराई करनी शुरू कर देती है। करण रिद्धिमा की हर बात मानता था। वो उसके अलावा किसी की कोई बात नहीं सुनता था। यहां तक कि वो रिद्धिमा के आगे अपनी मां को भी नहीं देखता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो इन तीनों को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी यहां लौट कर नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं उन्हें ही घर से निकाल देता हूं। तुम परेशान मत हो। रिधिमा की बातों में आकर करण सविता, अर्जुन और यहां तक कि अपनी मां को भी घर से धक्के मारकर निकाल देता है। याद रखना, आप दोनों आज जो हमारे साथ कर रहे हो, एक ना एक दिन आपको उसका फल भोगना ही होगा। ऊपर वाला आपको आपके बुरे कर्मों का फल एक दिन जरूर देगा। बंद कर अपनी ये बकवास। मैं तुझे और तेरी इस मनहूस बेटे को तो कभी अपने घर में वापस नहीं आने दूंगी। हाँ, लेकिन अगर माँ जी चाहे तो वो इस घर में रह सकते। उसके लिए उन्हें बस मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। थोड़ी शर्म कर बेटा, कल को तू भी माँ बनेगी, तेरे घर में भी बहू आएगी। बस दुआ करियो कि तेरी होने वाली बहू तुझ जैसी ना हो। अब मुझे कभी दोबारा इस घर में लौटकर नहीं आना। चल सविता बहू, यहां से चलते हैं। वो तीनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वो लोग दूसरे गांव में जाकर घास फूस से एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। माँ जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए। मैं थोड़ा राशन ले आऊंगी। बाकी मैंने एक जगह काम के लिए बात की है। कल से मैं वहां जाकर काम करना शुरू कर दूंगी। कमला सविता को कुछ बचे हुए पैसे देती है। सविता उन पैसों से कुछ दिनों का राशन ले आती है। घर का खर्चा चलाने के लिए अब वो लोगों के घरों में काम करती है।
उन्हीं पैसों में वो अपनी सास और बेटी का ध्यान रखती है। तभी एक दिन इस बार मालकिन ने तनख्वाह देने में बहुत वक्त लगा दिया। घर में बस ये थोड़े से ही दाल चावल रखे हैं, इनको बनाकर ही आज का काम जैसे तैसे चलाना पड़ेगा। सविता दाल चावल बनाकर अपनी सास और बेटी को परोस देती है। सविता बहू, तू आज हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी, अभी मुझे ज्यादा भूख नहीं है। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। थोड़ी देर बाद उसकी सास और बेटा खाना खा लेती हैं। तभी वो देखती है कि पतीले में अभी भी थोड़े दाल चावल बाकी हैं। वो उन दाल चावलों को अपने लिए थाली में परोस लेती है। सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खा लेती हूँ। सविता खाने का पहला निवाला खाने ही वाली होती है कि तभी उनकी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है। मुझे खाने को दे दो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे, ये बूढ़ी माँ तो मुझे बहुत ही भूखी लग रही है। अच्छा हुआ जो मैंने अभी तक इस खाने को जूठा नहीं किया, वरना ये बूढ़ी माँ मेरे घर से भूखी चली जाती। जिसकी कपड़ी फटी पुरानी थी और वो बहुत भूखी थी। सविता उस बूढ़ी माँ को अपने घर में बैठाती हैं और उन्हें दाल चावल खाने को देती हैं। उन दाल चावलों को खाकर वो बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, इस भूखी को खाना खिलाकर तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन ये कुछ फल के बीज हैं। तुम इन बीजों को अपने आंगन में बो देना। इस बीज से उगने वाला फल तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देगा। वो बूढ़ी माँ उन फलों के बीजों को सविता को देकर वहां से चली जाती हैं। तभी सविता अपने आंगन में जाकर उन बीजों को वहां बो देती है। काश उस बूढ़ी माँ ने जैसा कहा वैसा ही हो। इन बीजों से उगने वाले फल हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दें। इतना कहकर सविता अपनी झोपड़ी में चली जाती है और रात होती ही सब लोग सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर सविता जैसे ही उन बीजों को पानी देती है तो देखती है कि उनके आंगन में एक बहुत बड़ा कीवी का पेड़ उग गया है, जिस पर बहुत सारी कीवी लगी हुई हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! कल ही तो मैंने यहाँ पर वो बीज बोए थे और एक ही दिन में यहाँ पर कीवी का पेड़ उग गया। हो ना हो ये जरूर कोई जादुई कीवी का पेड़ है। तुमने सही कहा सविता, मैं जादुई कीवी का पेड़ हूं। तुम्हारे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों के कारण ही उस बूढ़ी माँ ने मुझे तुम्हें दिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारी जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी जीवन की परेशानियों को कैसे दूर करोगे? तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ, मैं अपने जादू से उन सभी परेशानियों को हल कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे परिवार के लिए ढेर सारा राशन ला सकती हो? इस बार मालकिन ने मुझे समय पर तनख्वाह नहीं दी है। कल घर में थोड़ी सी चावल बची थी, वो भी खत्म हो गए। घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़ा राशन दे दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बस इतनी सी बात, मैं अभी तो तुम्हारे लिए ढेर सारा राशन ला देता हूँ। जादुई कीवी के पेड़ की जादू से सविता के घर में ढेर सारा राशन भर जाता है। क्या तुम मुझसे कुछ और नहीं मांगना चाहती? मांगना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं लालची तो नहीं हो रही। तुम ऐसा मत सोचो सविता, क्योंकि तुम्हें जो भी मिल रहा है वो सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। भले ही तुम मुझसे कुछ और ना मांगो, लेकिन मैं खुद तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाना चाहता हूं। तुम बस देखती जाओ। जादुई कीवी का पेड़ अपने जादू से सविता की उस झोपड़ी को एक बहुत ही बड़ी सुंदर घर में बदल देता है। साथ ही सविता के घर के बाहर दो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ जाती हैं और जादुई कीवी का पेड़ सविता के लिए एक ढाबा भी खोल देता है, जहां सविता मेहनत करके अपने परिवार के लिए काम कर सके। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कीवी के पेड़।
तुमने मेरी इतनी मदद करके मेरी सारी परेशानियों को हल कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से मना मत करना। तुम्हारे पास जो भी गरीब और जरूरतमंद मदद के लिए आए, तुम हमेशा उसकी मदद करना। जब तक तुम अपनी नेक दिली पर रहोगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरा जादू भी तब तक ही तुम्हारे लिए काम करेगा। जिस दिन तुमने अपनी नेक दिली छोड़ दी, उस दिन मैं और मेरा जादू हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ जादुई कीवी के पेड़ कि कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से मना नहीं करूंगी। उस दिन से सविता के दिन ही पलट जाती हैं। उसकी जिंदगी में आई हुई सारी मुसीबतें एक ही दिन में दूर हो जाती हैं। उस दिन से वो अपनी ढाबे में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती हैं। उसके पास जो भी कोई मदद मांगने आता, वो उन सबकी मदद करती। साथ ही वो जादुई कीवी के पेड़ का भी पूरा ध्यान रखती। जहां सविता के अच्छे कर्मों के कारण उसकी दिन सुधर गई थी, वहीं उसकी देवर देवरानी की बुरी कर्मों की वजह से उन्हें उसका फल भोगना पड़ा। एक फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में आकर उन्होंने अपना अच्छा खासा घर गंवा दिया। उनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो अंत में उन्हें घास फूस की झोपड़ी बनाकर वहां रहना पड़ा। और घर का खर्चा चलाने के लिए करण के साथ साथ रिधिमा को भी एक बड़ी सी हवेली में नौकरानी का काम करना